ओके, तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पे। तो हमने अब तक पढ़ा है इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, एडजॉइंट हमने पहले पढ़ा था, और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट पढ़ेंगे। तो जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट के फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे, इट विल बी यूजिंग द रिजल्ट, या फिर कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। तो हम लोग ए इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है या ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की मदद से सारे के सारे डिराइव करेंगे। तो बेसिकली करेंगे क्या, हम कहीं पे भी अगर एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, किसी भी चीज का एडजॉइंट जो है, हम लोग उसको सिंपली लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो कहीं पे भी अगर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू और उस मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन जो है, उसकी मदद से हम एडजॉइंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस में। इनफैक्ट एडवांस में 2-3 बार इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं रीसेंट ईयर्स में ही। तो इसीलिए हम लोग पहले डिराइव कर लेते हैं और समझते हैं क्या है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1। तो जहां पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जनरली हम लोग पर्टिकुलरली n इक्वल टू 3 पे ही ज्यादातर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसलिए अपने लिए n की वैल्यू जो 3 रहेगी, तो उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला या जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो रहेगा ये चीज, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो ये अपना रिजल्ट रहेगा जो अपने लिए काफी यूजफुल रहेगा। खैर हम इसे डिराइव कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो डेरिवेशन कुछ इस तरीके से, कहीं पे अगर एडजॉइंट ए लिखा है, इफ एडजॉइंट ए इज रिटन समवेयर, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स से। अब एक और रिजल्ट है जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। 5a, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5a का डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखना है, तो आप लोग इसको 5 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a लिख लेते हो, जो कि गलत है। ऐसा हम नहीं लिख सकते, ऐसे 5 कॉमन नहीं निकाल सकते। याद करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और स्केलर अपना डिटर्मिनेंट में जो होता है वो कैसे वर्क करता है। जैसे जब मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सपोज ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 5 टाइम्स ऑफ लेट से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जब ये 5, इसका हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू चाहिए, तो जब ये 5 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये 5 सबके पास जाएगा, हर एलिमेंट के पास 5 मल्टीप्लाई होगा। ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 when we are multiplying 5 using matrix multiplication. But when we are calculating the determinant value, जब हम determinant value calculate करते हैं, तो एक एक रो में से एक एक बार 5 निकलता है। each row will take out 1 5s common. So what my point is, 5 times of a का जो determinant value होगा, वो actually 5 cube times determinant a होगा, अगर a एक 3x3 मैट्रिक्स है। इन जनरल अगर 4x4, 5x5 या n×n होती, तो 5 सबके पास जाता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते टाइम सब में से एक एक बार निकलता। इसीलिए जो रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो रहेगा, वो कुछ इस टाइप से रहेगा कि ये n टाइम्स बाहर आ जाएगा। व्हाट माय पॉइंट एग्जैक्टली इज कि जब भी स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो और आप उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उस स्केलर को आप डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल सकते, वो n बार कॉमन निकलेगा, वो n टाइम्स इस तरीके से कॉमन निकलेगा, जहां पे n जो होगा वो डिटर्मिनेंट जो n होगा वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a होगा। सो यहां पे हम लोग a इनवर्स पे यही रूल अप्लाई कर रहे हैं। सो एडजॉइंट ऑफ a इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट a इंटू a इनवर्स। वी वांट टू टेक द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बोथ, सो वी आर डूइंग लाइक दिस। अब ये जो नंबर है, ये एक रियल नंबर है या ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे 2 3 4 इस टाइप से। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो हर रो हर कॉलम के पास जाएगा, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते टाइम ये n बार बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में पढ़ चुके हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। सो दिस प्रूव्स द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि है अपना एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। इसी तरीके से हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए को एनालाइज कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। तो थंब रूल तो बेटा वही है अभी भी, कि कभी भी किसी चीज का एडजॉइंट है, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ एक्स बोला जाता, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा है सपोज, ठीक, तो इस चीज का जो एडजॉइंट होगा, यहाँ पे हम उसी चीज का डिटर्मिनेंट और उसी का इनवर्स लेंगे। जैसे यहाँ पे x लिखा है, तो मैं यहाँ पे x का डिटर्मिनेंट और x का इनवर्स लूंगा। तो यहाँ पे जो x है, उसकी जगह हम लोग एक्चुअली
खुद एक एडजॉइंट ए लिखना चाहते हैं। तो दिस मीन्स यहां पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखना पड़ेगा और यहां पे एडजॉइंट ए का इनवर्स लिखना पड़ेगा। ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सेकेंड रिजल्ट। नाउ अभी हमने बात की एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होता है। अब ये जो एडजॉइंट लिखा है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स, और इनवर्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स, विच इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस टू और इनवर्स का इनवर्स तो a होता है। तो दिस इज अवर सेकेंड रिजल्ट। तो ये जो अपना रहेगा ये अपना सेकेंड रिजल्ट रहेगा कि एडजॉइंट ऑफ a इज एक्चुअली a टाइम्स डिटर्मिनेंट a पावर n माइनस टू। सेकेंड रिजल्ट को मैं याद रखने पे इतना एम्फेसाइज नहीं करता हूं, बट फर्स्ट रिजल्ट यू मस्ट रिमेंबर। फर्स्ट रिजल्ट तो आपको याद ही रखना है, मस्ट रिमेंबर दिस फर्स्ट रिजल्ट। थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो थर्ड प्रॉपर्टी है जैसे अपना इनवर्स में था कुछ इसी तरीके से, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए क्या होगा। तो अगेन किसी भी चीज का अगर हमें एडजॉइंट दिया है तो हम उसका डिटर्मिनेंट और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। अब ये वही पुरानी बात कि लैम्डा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सबके पास जाएगा, पर डिटर्मिनेंट लेते टाइम एक एक रो में से एक एक बात बाहर आएगा। लैम्डा इज अ स्केलर, तो ये इस तरीके से, और इसमें ये बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। सो इन शॉर्ट दिस इज रिटर्न लैम्डा पावर n माइनस वन डेल्टा ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स जो होता है वो तो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सो डिटर्मिनेंट ए गेट्स कैंसल्ड आउट, तो अपना रिजल्ट बनता है कुछ इस तरीके से। तो एडजॉइंट के अंदर अगर स्केलर लैम्डा फंसा है तो वो बाहर आएगा n माइनस वन टाइम्स। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज द थर्ड रिजल्ट। Fourth property is actually dealing with the determinant value of the second property. तो आप लोग सेकंड से भी प्रूफ कर सकते हो, फर्स्ट से भी प्रूफ कर सकते हो, मैं फर्स्ट से प्रूफ करने पे जा रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने हमें क्या सिखाया है, अगर किसी चीज के एडजॉइंट, इसको हम लोग फॉर द टाइमिंग x बोल देते हैं, तो एडजॉइंट x का डिटर्मिनेंट जो होगा, एडजॉइंट x का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा x के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस वन। अब एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट है वो खुद डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस वन होता है। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी दो बार लगाई है, वी हैव अप्लाइड द फर्स्ट प्रॉपर्टी टू टाइम्स एंड हेंस वी हैव डिराइव्ड द फोर्थ फॉर्मूला। अगेन मेरे हिसाब से फर्स्ट रिजल्ट और आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ये दो चीजें काफी होती है सब कुछ डिराइव करने के लिए। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ प्रॉपर्टी आर मोर ओवर derived results from the previous one। तो फिफ्थ वाला जो है ये रिवर्सल लॉ कहलाता है। इसको अगर इन जनरल बात करें तो हम रिवर्सल लॉ जैसे ट्रांसपोज में था, मैट्रिक्स में था, सॉरी ट्रांसपोज में था और इनवर्स में था, वैसे एडजॉइंट में भी है। यू कैन सिंपली राइट, यू कैन सिंपली डिस्ट्रीब्यूट द एडजॉइंट ओवर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बट द ऑर्डर विल गेट रिवर्स्ड। तो इन जनरल दिस इज द जनरल वर्जन, या n टाइम्स भी कर सकते हैं। प्रूफ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए और इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद आप वापस से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके वापस एडजॉइंट में आ जाइए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट गेट इंटर कन्वर्टेड, इंटरचेंज्ड। तो जैसा ट्रांसपोज और इनवर्स में था बिल्कुल वैसे ही। तो अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज लिखना है तो मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। Now this is determinant A and this we have studied in inverse. Inverse and transpose can be exchanged. तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। और जो अपना इनवर्स होता है, इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो इस तरीके से हम लोग इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली एडजॉइंट A का ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है। और अगर आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी समझ में आती है, if you get the sixth property you can easily prove the seventh one using sixth. So these are the proofs for the following properties. ये सेवंथ का प्रूफ रहेगा यूजिंग सिक्स्थ। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स के साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट में अगर आप कहीं भी फंसते हो तो आप इनवर्स की प्रॉपर्टीज की मदद से उसको इजीली डिराइव कर सकते हो। एंड व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं IIT JEE 2012 में जो आया था इसके ऊपर। सो आप लोग ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए और ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन।
तो अगर आप लोग ये प्रॉब्लम ट्राई कर चुके हैं तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, इसने हमें बस फॉर्मूले की अहमियत सिखाई है कि जो एडजॉइंट ऑफ P का डिटर्मिनेंट होता है दैट इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट P की पावर n-1। यहाँ पे वी आर डीलिंग विद 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, सो n इज इक्वल टू 3, सो वी विल सिंपली राइट दिस। सो गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए आप, वहां से आपको LHS मिल जाएगा और RHS आपसे पूछ रखा है। सो द फाइनल आंसर इज एक्चुअली A ऑप्शन एंड D ऑप्शन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर रिजल्ट्स। इसी पे हम लोग ना एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, IDG एडवांस 2019 का प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये रिसेंट ईयर में आया हुआ सवाल है और इसमें आपका इनवर्स और एडजॉइंट दोनों रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर चुके हो तो लेट अस लुक ओवर इट्स सॉल्यूशन। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, हमने जो कॉन्सेप्ट्स, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो जिसने भी ट्राई किया है प्लीज वेरीफाई योर आंसर्स। आंसर्स आर एक्चुअली A ऑप्शन, B ऑप्शन एंड D ऑप्शन। तो मैंने सोल्यूशन इसलिए आपको प्रोवाइड करके रखा है सो यू कैन रेफर इट। कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी बेस्ड है, बट देखो प्रॉपर्टीज याद होगी आप तभी कर पाओगे, वरना इसको अच्छे से, इतना अच्छे से शायद नहीं कर पाए। ओके, तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की, मोर प्रिसाइसली मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। तो ये जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, इस पे हम लोग एक बार चर्चा पहले कर चुके हैं, पर इसको रिकॉल कर देते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर जो होगा वो स्टैंडर्ड अपना ए मल्टीप्लाइड बाय ए नोटेशन होगा। ए क्यूब को आप किसी भी ऑर्डर में ए स्क्वायर इंटू ए या फिर ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इन शॉर्ट एसोसिएटिव होता है तो ब्रैकेट्स की हमें जरूरत नहीं है, सिंपली ए क्यूब को ए इंटू ए लिख सकते हैं। और जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो वन की तरह काम करता है, तो आई की कोई भी पावर अगर हम लेंगे नेचुरल नंबर पावर आई स्क्वायर आई क्यूब, वो आई ही होगा, तो इट कैन बी ट्रीटेड एज वन इन द रियल नंबर्स। और जो अपने रियल नंबर्स में लॉजिक होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, वो यहाँ पे भी वैलिड होते हैं। तो a की पावर m इंटू a की पावर n विल बी इक्वल टू a पावर m प्लस n, एंड सिमिलरली पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो a पावर 0 होगा, जैसे रियल नंबर्स में 1 होता है, किसी भी मतलब x पावर 0 को हम लोग 1 बोलते हैं, वैसे यहाँ पे a पावर 0 को हम लोग i बोलेंगे। इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे रियल नंबर्स में होता है। तो रियल नंबर में अगर कोई पॉलिनोमियल fx है which is equal to this thing, then we can define a matrix polynomial जहां पे हम x की जगह a लिखेंगे। बस यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, जो अपनी कांस्टेंट टर्म होती है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x कहती है, तो उसको हम लोग एक्चुअली x पावर 0 बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम उसको i से डिनोट करेंगे। तो अपना जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का उसका लेट्स से एग्जांपल है f ऑफ a को हम लोग बोल सकते हैं लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स की बात करता हूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखना गलत है, तो हम लोग 2 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे हमें आई भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा, तो एडिशन में भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। और ये जो है ये a पावर 0 है और ये a पावर 1 है, तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जो अपना a है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ये सारी बातें हम लोग स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए कर रहे हैं, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अपने सिलेबस में मेजरली 2x2 एंड 3x3 पे चर्चा होगी। तो यहाँ पे सेम जैसे रियल नंबर्स में होता है, f ऑफ a अगर नल मैट्रिक्स निकल के आता है तो हम बोलेंगे a इज अ रूट या फिर a इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो अपना a पावर 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होगा अगर ये नल मैट्रिक्स है, जैसे रियल नंबर्स में 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, बिल्कुल वैसे ही नल मैट्रिक्स की पावर 0 विल बी एक्चुअली अ नॉट डिफाइंड क्वांटिटी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एग्जांपल से चर्चा करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट से fx है अगर इसके बराबर और a मैट्रिक्स है ये, तो हमें f ऑफ a निकालना है। तो f ऑफ a का मतलब है जहां जहां x लिखा है वहां पे आपको a लिखना है। तो x की जगह a, x की जगह a। नाउ यहाँ पे थोड़ा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कि बिकॉज दिस इज एक्चुअली x पावर 0, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब x पावर 0 लिखा है, तो यहाँ पे a पावर 0 का मतलब होगा i। तो जो काम आइडेंटिटी करता है रियल नंबर्स में, वही काम अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स करता है। तो ये थोड़ा सा कैच है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस विल बी 3 टाइम्स i। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर का मतलब है 1 2 0 1 इंटू 1 2 0 1, दिस इज a स्क्वायर, माइनस 2a दैट इज 1 2 0 1 एंड प्लस 3i, i is 1 0 0 1, करेक्ट। बस इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस 2 4
विल बी 0, दिस विल बी 1 और ये हो जाएगा 2 4 0 2 और ये हो जाएगा 3 0 0 3। इसको आप लोग ऐड करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट जैसे करते हैं नॉर्मली वैसे करेंगे एलिमेंट वाइज, तो आपका आंसर आएगा दिस थिंग। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2i। सो द फाइनल आंसर इज एक्चुअली, फाइनल आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज हाउ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल वर्क। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे अभी चर्चा करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और जो आप इंजीनियरिंग में किसी भी ब्रांच में जाइए, आप एनी ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेट से आप कोई भी ब्रांच में जाते हैं, वहां पे आपकी पॉलिनोमियल से बहुत मुलाकात होगी। और जो पॉलिनोमियल है, वो जो पॉलिनोमियल रहेगा आपका, उसमें अपना सॉरी पॉलिनोमियल कह रहा हूं मैं जो इंजीनियरिंग के आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो आपको मैट्रिक्स से आपकी मुलाकात जरूर होगी। और जो मैट्रिसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारे डेटास को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए और एनालाइज करने के लिए। तो उसके मैट्रिक्स से ही रिलेटेड एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कोई चीज होती है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है, उस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। तो वो निकालते कैसे हैं उस पॉलिनोमियल को, उसका डेफिनेशन है सिंपल सा। अगर x एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। एक फंक्शन f ऑफ x हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, विच इज f ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स अपनी वही जो अपने को गिवन है, उस ए मैट्रिक्स के लिए ये x एक स्केलर है। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी, एक पॉलिनोमियल आएगा, एक x का फंक्शन आएगा, उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। हमेशा वो एक पॉलिनोमियल आएगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल से पहले बात कर लेते हैं, ठीक, फिर ये कैली हैमिल्टन थ्योरम भी देख लेते हैं। तो जैसे अगर मुझे दिया रखा है कि a जो है वो मैट्रिक्स एक गिवन है, तो मुझे अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं डिफाइन करूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई। अब ए माइनस एक्स आई का मतलब क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं। तो ए माइनस एक्स आई का मतलब होगा अपना जो ए मैट्रिक्स है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्स टाइम्स ऑफ आई, तो 1 0 0 1 और उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो दिस विल बी अवर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें ये बताता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो उसकी पर्टिकुलर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो जो रूट्स आएंगे वो रूट्स हैं उस, और मतलब जो अपना मैट्रिक्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक रूट जरूर होगा। सो एवरी मैट्रिक्स इज एक्चुअली अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो मतलब लिटिल होमवर्क फॉर यू, दिस मीन्स कैली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है कि जो अपन ने मैट्रिक्स ले रखी है ना ए, अगर आप इसको इसी के इक्वेशन में डालते हैं, इसी के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में डालते हैं, तो वैल्यू नल निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। तो हमें ये कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि दिस थिंग शुड बी ट्रू। तो यह वेरीफाई कीजिएगा, एक छोटा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए। इस मैट्रिक्स के लिए आप लोग, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए आप लोग निकालिएगा वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई की वैल्यू निकालना। तो वो कितनी आती है वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपसे अभी निकलवाई भी थी, देखिए ये मैंने जानबूझ के वही मैट्रिक्स ली थी ए, ठीक। तो हमने क्या किया था, फॉर दिस एग्जांपल मैंने आपसे क्या कैलकुलेट करवाया था, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो कितनी निकल के आई थी, याद करो, फाइनल आंसर 2i आया था। तो ये इक्वल टू 2i आया था। तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि ए स्क्वायर माइनस 2a, ये 2i LHS में जाके माइनस 2i हो जाएगा, तो 3i माइनस 2i इज एक्चुअली प्लस i। दिस मीन्स ये जो निकल के आया ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस i, ये इस वाले मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। और वही एग्जाम्पल मैंने आगे कंस्ट्रक्ट किया है सेम। सो दिस इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। अच्छा, इसको आप लोग इन जनरल कैसे प्रूव कर सकते हो पता है, सिंपल सा डेफिनेशन ही वही है। देखो बात ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे x की जगह a लिखता हूँ, मुझे f ऑफ a निकालना है ना, तो मैं x की जगह a लिखूंगा। तो अगर मैं x की जगह a लिखता हूँ तो ये बन जाता है a इंटू आई, ये बन जाता है a मल्टीप्लाइड बाई आई, दैट इज a, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस a मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 0 नल मैट्रिक्स।
और नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 0 ही होता है। तो ये जनरल प्रूफ है कैली हैमिल्टन थ्योरम का कि आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही ऐसा है कि अगर हम x की जगह a डालते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स 0 निकल के आ जाता है। तो दिस मींस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमारे एप्लीकेशन में अपने IIT JEE की में प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका क्या यूज है, हम लोग इस फैक्ट को या इस कैली हैमिल्टन थ्योरम को कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना सीखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के लिए अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है या लेट से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, fx इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई। तो ये पॉलिनोमियल, ये जो आएगा x में एक पॉलिनोमियल निकल के आएगा। अगर मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा। ठीक, तो इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0 इट बिकम्स एन इक्वेशन। ये बेसिक्स आपका। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एक्स 3 2 5 माइनस एक्स, इस चीज का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 3 6। तो ये बन के आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6x माइनस 6 विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, a के लिए पहले a माइनस लैम्डा ही डिफाइन करेंगे, सॉरी a माइनस एक्स आई डिफाइन करेंगे। तो a माइनस एक्स आई क्या होगा, बस एक्स आई क्या होता है एक्चुअली, एक्स आई का मतलब होता है कि आइडेंटिटी में x मल्टीप्लाई करना है। तो डायगोनल पे जो रहते हैं 1 1 रहते हैं, बाकी सब तो 0 रहते हैं। तो आपको सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से x सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट अगर लिखा है 0 तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इधर एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो बनता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो वो डिटर्मिनेंट वैल्यू आप निकालिएगा, उसको 0 से इक्वेट कीजिएगा, आंसर आना चाहिए कुछ ऐसा सेकंड पार्ट। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस एक्स 0 3 0 1 माइनस एक्स माइनस 1 0 4 एंड 1 माइनस एक्स, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। अब इस एग्जांपल से कुछ पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। जब हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो एक क्वाड्रेटिक आया था। जब हम लोग 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो एक क्यूबिक आया था। थोड़ा इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट जो नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिग्री ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए आंसर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 क्रॉस 3 के लिए एक क्यूबिक है। तो इसके लिए n की वैल्यू 2 थी, इसलिए सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल आया, इसके लिए n की वैल्यू 3 थी। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसी डिग्री की आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेंगे, या मैंने वेरीफाई करवाते हैं हम लोग एग्जांपल से, कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, जो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होगा वो एक्चुअली ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होगा A, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो डिटर्मिनेंट होगा। इसीलिए देखो, इसीलिए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो जैसे हम लोग इस क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ रूट्स क्या है बताइए, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस रिवाइज करो, क्या होता है सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक के लिए, माइनस बी बाय ए, तो नेगेटिव ऑफ माइनस 6 बाय 1 दैट इज 6। इस एग्जांपल में ट्रेस देख सकते हो कितना आएगा, ट्रेस आएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 प्लस 5 इज 6। सेम आ रहा है, सेम है ना। सिमिलरली आप लोग इसके लिए बताइए, इसके लिए सम ऑफ रूट्स कितना है 4, यहाँ पे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स देखो कितना है 4। तो इन जनरल सम ऑफ रूट्स जो होता है वो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है। और सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं पहले और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देखते हैं। तो फर्स्ट इजी एग्जांपल में इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है बताएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 1। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी -1 है, सेम है। सिमिलरली आप लोग सेकंड पार्ट के लिए भी आप ट्राई कीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे नजर आ रहा है माइनस ऑफ -10 दैट इज +10। ठीक, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आएगा, जो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल के आएगा दैट शुड आल्सो बी एक्चुअली 10।
तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो सेम होती है ऑर्डर के बराबर, और सम ऑफ रूट्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है ट्रेस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए होता है। तो जो अपना मैट्रिक्स है, सिर्फ आप मैट्रिक्स देख के उसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट से, मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स के ट्रेस और डिटर्मिनेंट से आप लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जज कर सकते हैं। और इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आईआईटी जेईई बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और एक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स बराबर दिस, और हमें ये बोला गया है कि एफ ऑफ ए 0 है और कुछ अल्फा बीटा पूछा गया है। तो अब आपको समझना है, अगर एफ ऑफ ए 0 है, इफ इट इज नोन दैट एफ ऑफ ए इज 0, तो हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए 0 होने का मतलब ये है कि एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0 जो है, ये जो चीज है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए है, आप लोग एक काम कर सकते हैं, या तो आप ए को सेटिस्फाई करा के कंपेयर कर लो, पर वो लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन, हम सीधे जाएंगे अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट से। सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा देख के बताओ इसमें फटाफट। सम ऑफ रूट्स होगा यहाँ से माइनस ऑफ -8 दैट इज +8। 2 एट ए टाइम में लिखना आता है हमें 3 एट ए टाइम में लिखना आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो रूट्स होगा माइनस गामा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये ट्रेस होना चाहिए और ये डिटर्मिनेंट होना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, आप मैट्रिक्स ए को देख के ट्रेस निकाल लो। ट्रेस कितना आ रहा है इसका, ट्रेस आ रहा है इसका 1 + 5 + अल्फा। तो आप सीधे कंपेयर करा देंगे, 1 + 5 + अल्फा इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स अल्फा जो आएगा वो 2 आएगा। तो अपना पहला आंसर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 2। अल्फा आ गया तो पूरी कैपिटल ए मैट्रिक्स आ गई, कैपिटल ए मैट्रिक्स आ गई तो आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप गामा भी बता सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जब आप निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट विल टर्न आउट टू बी 7, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 7 आएगी, और गामा जो आएगा वो -7 हो जाएगा। और सेकंड प्रॉब्लम जो है वो एक और एप्लीकेशन है इस टाइप के जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उसका। अगर हमें सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड यू हैव टू शो दैट ए इनवर्स जो है वो a² -3a + 4i के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ a इज गिवन टू यू देन यू हैव टू शो दैट a इनवर्स इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग। तो एक तरीका शो करने का ये है कि आप लोग a इनवर्स कैलकुलेट करो, वो आपका LHS हो जाएगा। ठीक है, a इनवर्स आपको आता है निकालना, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, तो वो आपका LHS हो जाएगा। फिर RHS को आप लोग सॉल्व कर लो, आप a² की वैल्यू निकालो, 3a की वैल्यू निकालो, 4i की वैल्यू निकालो, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये दिखा दो कि LHS और RHS जो मैट्रिक्स निकल के आ रही है वो सेम है। दिस इज द लेंदी अप्रोच। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच। अब कैरेक्टरिस्टिक, ये शायद बोर्ड एग्जाम्स में आपको इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे करना पड़ सकता है, तो बोर्ड एग्जाम्स में आप ऐसे ही शो करेंगे। अब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद लेंगे। व्हाट वी विल राइट इज वी विल ट्राई टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप लोग a - λi a - xi का डिटर्मिनेंट 0 कीजिए, उससे आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या सिखाता है हमें, कैली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है कि अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम x की जगह a रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी x³ -3x² + 4x - 1 इक्वल टू 0, ये आप फिगर आउट करो, कैलकुलेशंस में नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो बीच के कैलकुलेशंस आप फिगर आउट कीजिए। तो ये क्यूबिक में अगर मैं x की जगह a डालता हूं तो मुझे एक इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, a³ -3a² + 4a - i इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कीजिए आप, इसमें आप a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a इनवर्स मल्टीप्लाई करने का मतलब है a³ में a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बचेगा, 3a² में a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बचेगा, 4a में a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i बचेगा। a इनवर्स i होता है और i में a इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स ही बचेगा। तो ये अपना कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाएगा, और इसी को रीअरेंज करके ऐसे लिखा हुआ है। आई बात समझ में? ओके, सो हम लोग अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं IIT JEE 2005 का ये क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं तो आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं
बेसिकली हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे जो भी अपने को गिवन मैट्रिक्स ए है। वो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई लिखेंगे और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो ऐसा करने से हमें एक पॉलिनोमियल या लेट से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्योंकि थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो एक क्यूबिक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको उसका मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली हम लोग एक्स क्यूब की जगह ए क्यूब लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, एक्स पावर 1 की जगह ए, और जो कांस्टेंट था वो बेसिकली एक्स पावर 0 था। सो हम लोग उसको आई की तरह ट्रीट करेंगे, आइडेंटिटी। तो रियल नंबर्स में जो काम 1 करता है वही काम मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है। जो काम रियल नंबर्स में 0 करता है वही काम मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स करती है। और जो काम रियल नंबर्स में आपका रियल नंबर्स में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है वही मैट्रिसेस में एलिमेंट वाइज करस्पॉन्डिंग वाइज एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है। सो हम लोग क्योंकि ए इनवर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वी विल मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ए इनवर्स जो है वो बेसिकली 1/a का काम करता है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होके ए इनवर्स डिग्री को थोड़ा सा कम कर देगा और लास्ट टर्म जो है वो ए इनवर्स बन जाएगी। आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स विल बिकम ए इनवर्स। सो दिस इज अवर फाइनल थिंग। और फिर जो अपना इक्वेशन दिया था या जो अपने को एक्सप्रेशन दिया था ओरिजिनल क्वेश्चन में उससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे और सी और डी की वैल्यू फिगर आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है अपने वो कुछ डेफिनेशन से कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स को आप लोग अच्छे से समझ जाइए क्योंकि क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा होगा तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। तो अगर कहीं लिखा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब बेसिकली होता है दोस मैट्रिसेस फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसके लिए ए स्क्वायर उसका स्क्वायर वो खुद ही है तो उसको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, आप इनफैक्ट इस वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट फटाफट प्रूफ कीजिए कि जो ये ए लिखा हुआ है, ये एग्जांपल में जो मैट्रिक्स ए है इसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए क्या आता है। ये ए स्क्वायर जो है ये मैट्रिक्स जो लिखी हुई है यही खुद आनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इन मैट्रिसेस के लिए फर्दर क्या होता है, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए है तो हम क्या करेंगे, हम अगर ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ए क्यूब जो होगा वो ए स्क्वायर इंटू ए होगा। ए स्क्वायर को तो ए ही लिख सकते हैं तो ये वापस से ए स्क्वायर बन गया और ए स्क्वायर बराबर ए। तो ऐसे मैट्रिसेस के लिए इनकी कोई भी हायर पावर जब आप लेंगे तो ए पावर एन जो रहेगा वो ए ही रहेगा। तो इस तरीके से अपना जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली इन शॉर्ट इन अ नटशेल, कहीं अगर क्वेश्चन में लिखा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो आप सिंपल सा एक चीज याद रखना कि भाई ये ए स्क्वायर बराबर ए टाइप के मैट्रिसेस पे बात हो रही है। फिर सेकंड है अपना निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट अगर उसकी कोई नेचुरल नंबर पावर जो है वो नल आ जाए। तो जैसे अगर मुझे a दिया हुआ है तो मैं ए स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, ए क्यूब कैलकुलेट करूंगा, ए पावर 4 कैलकुलेट करूंगा और ऐसे में कैलकुलेट करता जाऊंगा। तो जब भी ये एक्स्ट्रा कंडीशन क्यों दी हुई है इस पे भी हम बात करते हैं। जब भी पहला कोई ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा जिसके लिए ये पावर जो है ए पावर पी 0 हो जाए तो उसमें हम लोग बोलेंगे कि ए निलपोटेंट है फर्स्ट थिंग, और जो पी है जिस पावर पे ये 0 हुआ है वो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी है या फिर बेसिकली उसका इंडेक्स है। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो आप लोग इसका स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए तो ए स्क्वायर कुछ आएगा, ठीक, वो नल नहीं आएगा। ये आपका होमवर्क है छोटा सा, आप साइड में कॉपी पेन लेके कैलकुलेट करते चलो, वीडियो को पॉज करो और कैलकुलेट करते चलो। तो ए स्क्वायर जो है वो नल नहीं आएगा, वो कुछ निकल के आएगा। फिर जो भी आपका ए स्क्वायर निकला है आप उसमें फिर से ए मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ए क्यूब मिलेगा। इस एग्जाम्पल के लिए, फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए a cube will be equal to 0. So what we will say is index of nilpotency is 3 कि थर्ड पावर पे वो पहली बार 0 हुआ। अब पहली बार 0 हुआ है का क्या मतलब, अगर मैं a पावर 4 कैलकुलेट करूंगा तो जो आपने a क्यूब निकाला है आप उसमें a मल्टीप्लाई करोगे। अब क्योंकि a क्यूब नल आया है तो नल मैट्रिक्स इनटू एनीथिंग नल ही आएगा। तो जब भी a पावर p नल मिल गया उसकी हायर पावर्स तो 0 होना ही है। a पावर 4 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, a पावर 5 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सो द फर्स्ट टाइम द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसपे हमको पहली बार वो नल मिलता है वो इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी कहलाता है। इसलिए हमने साइड में अलग से कंडीशन लिखी है कि a पावर p-1 शुड नॉट बी नल।
सो दिस इज हाउ हम लोग निल पोटेंट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल में आप लोग प्रूफ करना कि इसका ये एक निल पोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स है 2। इंडेक्स 2 का मतलब जब आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे इट विल टर्न आउट टू बी ए जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। थर्ड एग्जांपल भी एक निल पोटेंट मैट्रिक्स है, आप लोग प्रूफ कीजिए। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान में हो तो हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे समवेयर अराउंड, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम इन मैट्रिसेस। जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते थे, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है तो मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूँ। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो इसके लिए इस टाइप के मैट्रिसेस के लिए मैं आपसे पूछता हूँ ए पावर 50 कैसा होगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करते थे? इसमें हिंट दिया था मैंने, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो जैसे ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको a इक्वल टू आई प्लस एक्स करके लिखते थे। ध्यान में है आपको? जहां पे जो अपना x होता था वो कुछ इस टाइप का होता था, 0 0 0। मैंने कोरोना वायरस का एग्जांपल देके रेफरेंस लिया था कि ये जो x होता है, ये जो x होता है, दिस x एक्चुअली कोरोना वायरस टाइप का होता है। जब आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो ये जीरोस फैलते जाते हैं, फिर आप जब इसका क्यूब करोगे तो जीरोस और फैलते जाएंगे। तो इस एग्जांपल में एक्स स्क्वायर क्या था, यहां पे भी जीरो बना दिया था फर्स्ट ऑफ डायगोनल को, और जब एक्स क्यूब लिया था तो एक्स क्यूब तो जीरो ही निकल के आ गया था। तो इसलिए हम लोग हायर पावर्स कैलकुलेट कर पाते थे बहुत इजीली, बिकॉज एक्स पावर 3 एक्स पावर 4 सब जीरो हो जाता। तो माय पॉइंट हियर इज, मैं यहाँ पे ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, तो हम लोग जो ऐसे तोड़ के लिखते थे ना आई प्लस एक्स में, तो ये एक्स जो रहता था ये निल पोटेंट मैट्रिक्स होता था, इसीलिए हम ऐसा कर पाते थे। ये निल पोटेंट मैट्रिक्स होता था, इसका स्क्वायर या इसका क्यूब जो होता था वो नल हो जाता था, तो इसलिए ये निल पोटेंट मैट्रिक्स का एप्लीकेशन था वहां पे। थर्ड होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। सो पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग अगर ऐसे लिख पाए कि a पावर k प्लस वन इज इक्वल टू a, तो इन टाइप के मैट्रिसेस को a पावर k प्लस वन इक्वल टू a टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। अब इसका पीरियड जो है वो k कहलाता है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, k जो है उसकी लीस्ट पॉजिटिव पावर कहलाएगी। देखो द कॉन्सेप्ट हियर इज, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, लेट से हम लोग एक एग्जाम्पल नहीं, सिंपल एक कोई मैं मैट्रिक्स लेता हूँ। सपोज इस मैट्रिक्स की a पावर 4 जो है वो सपोज a निकल के आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कंपेयर करके, हम लोग बोलेंगे सर कंपेयर करेंगे तो k प्लस वन इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब k इक्वल टू 3 है। नाउ द पॉइंट इज k इक्वल टू 3 का मतलब क्या है। आप सोचिए a पावर n कैसे होगा, तो a पावर n जब मैं n की वैल्यू रखता हूँ 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4 a पावर 5 इस टाइप से, करेक्ट। मैं ऐसे लिखता जाऊंगा। नाउ अगर ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड 3 है, सो द पॉइंट इज पीरियोडिक विद पीरियड 3 का मतलब है ये हर 3 के बाद रिपीट होगा। तो a पावर 4 विल बिकम a पावर 5 विल बिकम a स्क्वायर, a पावर 6 विल बिकम a क्यूब, a पावर 7 विल बिकम a पावर अगेन 1। तो पावर्स ऑफ a क्या होगी, a स्क्वायर a क्यूब, a स्क्वायर a क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब। तो ये पैटर्न चलता जाएगा। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ओमेगा की पावर्स कैसे होती है, ओमेगा पावर 1 2 3 4 5 6 7 कैसे होता है, वो 3 के बाद रिपीट होता है। आयोटा कैसा होता है, 4 के बाद रिपीट होता है। तो पीरियोडिक का बेसिकली मतलब ये है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के बाद वो पैटर्न रिपीट होने लग जाए। तो यहाँ पे ऐसे मैट्रिसेस को पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इनफैक्ट इसका स्पेशल केस है, अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो हम ये बोल सकते हैं वी कैन से दैट idempotent matrix is actually a periodic matrix having period equal to 1। तो idempotent matrix की आप कोई भी इंटीग्रल पावर ले लो वो a ही आएगा, तो वो एक एक पे रिपीट हो रहा है, करेक्ट। idempotent matrix का मतलब वो a स्क्वायर a क्यूब सब a ही है। तो ये होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, तो अगर आप, ये वही मैट्रिक्स है जो हमने अभी आइडेम्पोटेंट में ली थी, तो अगर आप इस मैट्रिक्स का सॉरी अलग मैट्रिक्स है पर आइडेम्पोटेंट ही है, तो अगर आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे वो सेम ही आएगा। सो इन शॉर्ट हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पीरियड ऑफ अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स सबसे पहला नॉट डिफाइंड है, क्योंकि देखो उसमें कभी रिपीट ही नहीं होगा। ठीक है, रिपीट होने के लिए जो अपना सॉरी इसमें फंडा ये है कि स्क्वायर नल मैट्रिक्स जो है, अब 0 की पावर 1 जो होता है वो 0 होता है, 0 की पावर 2 जो होता है वो भी 0 होता है। तो इसमें जो है अपना k है, जो k है इट इज टर्निंग आउट टू बी 0। तो ये बोलना गलत होगा कि उसका पीरियड 0 है, इट इज मीनिंगलेस कि हर 0 पावर के बाद रिपीट होता है, इट इज मीनिंगलेस। सो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो पीरियड होता है उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के जो पीरियड होते हैं वो 1 होते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में सोच सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पीरियोडिक होती है। आप आई स्क्वायर लो, आई क्यूब लो, आई पावर 4 लो, कुछ भी लो,
वो सब आई के बराबर ही होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मैट्रिक्स और इसका पीरियड है 1। और नेक्स्ट अपना आता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का मतलब होता है बेसिकली वो मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर वो खुद जिसका स्क्वायर वो आई होता है, ठीक, ए स्क्वायर बराबर आई। और ये बड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती है, मेरे लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस पे आईटीजे एडवांस क्वेश्चन पूछ चुका है काफी बार। तो इनवॉलेंट्री मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका इनवर्स निकालना बड़ा आसान है। तो इनवर्स जो होता है वो खुद ही होता है। इनवर्स ऑफ एन इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, क्यों, बिकॉज ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, और अगर ये आइडेंटिटी के बराबर है तो यही तो इनवर्स की डेफिनेशन होती है। ए में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं और आंसर आई आ रहा है तो जो कुछ मैंने मल्टीप्लाई किया है वो इनवर्स कहलाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा। तो ए का इनवर्स वो खुद ही होता है। एग्जांपल के तौर पे आप ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज अब हमको ए ये दे रखा है, ठीक, ये ए स्क्वायर है एक्चुअली, ये ए स्क्वायर है। तो आप ये मैट्रिक्स ले लो ए, अगर आप इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हो तो स्क्वायर क्या निकल के आएगा, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आइडेंटिटी निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है, ये 0 1 1 0 वाली ये मैट्रिक्स एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। फर्दर एक क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इनवॉलेंट्री, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इनवॉलेंट्री है तो वो आई माइनस ए और आई प्लस ए उसका नल कहलाएगा, और नल है वाइस वर्सा भी, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इनवॉलेंट्री होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग समझिएगा। देखो द पॉइंट इज हमने अब तक पढ़ा क्या, पूरा रिवाइज करो। इन शॉर्ट कहीं पे भी आइडेम्पोटेंट लिखा है इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर ए होगा, ये दिमाग में फिट कर लो बातें। आइडेम्पोटेंट का मतलब है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, निल पोटेंट का मतलब है ए पावर पी 0, पीरियोडिक का मतलब है ए पावर के प्लस 1 बराबर ए, मतलब एक टाइम का रिपीट होगा, और इनवॉलेंट्री का मतलब है ए स्क्वायर बराबर आई। तो अपने लिए काम की क्या चीजें, सिर्फ आइडेम्पोटेंट वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए और इनवॉलेंट्री वाला इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सपोज मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है, सॉरी अगर ए इनवॉलेंट्री है तो ये नल होगा। तो कैसे प्रूफ करूंगा मैं, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आई इंटू आई प्लस आई इंटू ए माइनस ए इंटू आई माइनस ए इंटू ए। तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर आई, ये ए लिखा है, ये कुछ मिस्टेक किए क्या हमने, हाँ नहीं ये इसके बराबर लिखा है, और फाइनली ये ए स्क्वायर। अब क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है तो ए स्क्वायर को हम लोग आई से रिप्लेस करते हैं, तो ये इससे कट गया और ये आई इससे कट गया, तो ये नल निकल के आ गया। सो वी हैव प्रूव्ड दैट अगर ए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा। और वाइस वर्सा आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करो और आप प्रूफ कर लो कि ये ए स्क्वायर बराबर आई के बराबर आएगा। तो ए स्क्वायर बराबर आई का मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इन शॉर्ट आज के बाद कोई भी बोले इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स तो आप लोग क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर बराबर आई। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इनवॉलेंट्री है, यहाँ एन आएगा, ठीक, यहाँ पे एन आएगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। एंड लास्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके लिए ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। तो आप लोग इन जनरल ए कंस्ट्रक्ट करो, ए ट्रांसपोज लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन इस टाइप का। अब कंपेयर करके हमारे पास कुछ कंडीशंस आएगी। तो कंडीशंस आती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर 1, सिमिलरली b1 b2 b3 के लिए, सिमिलरली c1 c2 c3 के लिए। अब थोड़ा वेक्टर्स रिवाइज करते हैं। आप लोग वेक्टर्स की तरह सोचो, थिंक अबाउट वेक्टर्स। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा फर्स्ट रो वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, अगर ये एक वेक्टर है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता ये एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 से इक्वेटेड है। सिमिलरली सेकंड और थर्ड जो रो वेक्टर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड भी 1 से इक्वेटेड है। सो द 3 रो वेक्टर्स, और ऐसे कॉलम वाइज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो रो वेक्टर्स होते हैं या कॉलम वेक्टर्स होते हैं वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और सेकंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं या पेयर वाइज ऑर्थोगोनल जिसको बोलते हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है, देखो ये डॉट प्रोडक्ट लिखा है, a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप और b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और वो डॉट प्रोडक्ट 0 लिखा हुआ है। तो ये वेक्टर से थोड़ा सा इसका कनेक्शन है। आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम। बेसिक डेफिनेशन ये देखो, ऑर्थोगोनल का सिंपल सरल मतलब है, कहीं पे भी ऑर्थोगोनल लिखा है तो आप लोग क्या निकालेंगे, इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो ये था अपना पूरा मैट्रिसेस का चीज। एक लास्ट टॉपिक बच जाता है अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या
क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी। ओके, सो इसको गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं। तो थोड़ा डिटर्मिनेंट भी आपका रिवाइज होगा। जैसे डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इन टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते थे वहां पे, डेल्टा कैलकुलेट करते थे, डेल्टा 1 कैलकुलेट करते थे, डेल्टा 2 कैलकुलेट करते थे और डेल्टा 3 कैलकुलेट करते थे। और आंसर कैसे देते थे, एक्स की वैल्यू है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और जेड की वैल्यू है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो ये मैट्रिक्स या मैट्रिक्स से भी कनेक्टेड है। तो मैट्रिक्स से कैसे कनेक्टेड है, ये इस तरीके से कनेक्टेड, आप थोड़ा लिखना सीखिए। ठीक, जैसे ये इक्वेशन है, इस पे फोकस कीजिए, फोकस ऑन दिस 3 इक्वेशंस। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, दिस विल बी होमवर्क, मैं फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं। तो आप लोग को डिटर्मिनेंट से तो सॉल्व करना आता है, हम मैट्रिक्स से सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक, सो हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले एक कैपिटल ए डिफाइन करते हैं। कैपिटल ए जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे अपना जो डेल्टा था, याद करो डेल्टा क्या था, जो डेल्टा था ना ये वही लिख रहा हूं मैं। ठीक, सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट है 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट है 1 -1 और 1। और थर्ड वाले इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 2, y का 1 और z का -1। तो ये मैंने a डिफाइन कर लिया। अब एक कैपिटल X हम डिफाइन करते हैं, ये अपनी वो कहलाती है अननोन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हम निकालना चाहते हैं। तो इसमें आप सिंपली x, y और z लिखते हैं। अब क्या आप ये नहीं बोल सकते, और एक मैट्रिक्स B भी डिफाइन कर लेते हैं। B है RHS, जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं अपने 6, RHS में है अपने पास 6, 2 एंड 1। सो ये नाउ लुक like this, look this equation like this, ये लिखा है ax equal to b। समझो, आप ये लिखना सीखो। ये लिखा है ax equal to b। तो लिखना कैसे आप समझेंगे, अगर मैं मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, पहला एलिमेंट, और वो b के पहले एलिमेंट से इक्वेटेड है, दैट इज 6, और यही अपनी पहली इक्वेशन है। सिमिलरली सेकेंड रो जो है अपनी कैपिटल ए की, वो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी, तो अपन उसको 2 से इक्वेट करेंगे। और सिमिलरली थर्ड रो के लिए तो कैपिटल ए एक्स बराबर बी, रिवर्स सोचो, पहली बार देख रहे हो आप इसलिए इसको समझो कैसे डिफाइन किया जाता है। कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्स वाई जेड आर रिटन इन कैपिटल ए मैट्रिक्स, RHS वाले कांस्टेंट टर्म्स आर रिटन इन कैपिटल बी मैट्रिक्स एंड अननोन मैट्रिक्स इज एक्स। अब क्योंकि ये ax बराबर भी है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं पहले, तो हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स। हम लोग a इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और a इनवर्स हमने को निकालना आता है। तो इन शॉर्ट एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a होता है ये। सो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आपको समझ में आएगा, ये डिटर्मिनेंट a जो होता था यही अपना डेल्टा होता था। तो डेल्टा डिनोमिनेटर में आता है, तो अगर डेल्टा जो है वो 0 हो जाएगा तो ये सब खेल खत्म हो जाएगा, हम लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा डिस्कशन कुछ इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को ऐसे लिखा करते हैं, एंड दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। सो दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। अच्छा, एक चीज ध्यान देता हूं मैं आपको, ये डिफाइन ही ऐसे हो गया है, डेफिनेशन ही ऐसे है, जो एडजॉइंट a इंटू बी निकल के आता है, ये एक्चुअली जो मैट्रिक्स निकल के आती है, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर से अगर कंपेयर करूं तो ये आता है डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। that is why this thing actually turns out to be delta 1 upon delta, delta 2 upon delta, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ये सब हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, या डिटर्मिनेंट चैप्टर को रिवाइज कीजिए, क्रेमर्स रूल में हमने पढ़ा था ये सब। ठीक, और ये जो सारे पॉइंट्स नोट करके लिखे हुए, ये सब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्रेमर्स रूल में। कौन सा चार्ट पढ़ा था हमने, याद करो, एक, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो सिस्टम एक यूनिक सोल्यूशन रखेगा, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो सिस्टम यूनिक सोल्यूशन रखेगा, और अगर ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 नहीं है तो सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब कुछ 0 है, तो सिस्टम ट्रिवियल सोल्यूशन रखेगा। तो ये कब होता होगा, ये एक्चुअली एक होमोजीनियस इक्वेशन वाले केस में रहा होगा, तो ये होमोजीनियस सिस्टम बन जाता होगा उसमें। ठीक है, तो प्लीज रिवाइज द डिटर्मिनेंट चैप्टर, ये सब हम पढ़ चुके हैं इसमें अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर में। और जब डेल्टा 0 होता है तो ये मैट्रिक्स मेथड फेल हो जाता है। फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने को यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता। मैट्रिक्स मेथड जो है एक यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए किया जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब कुछ 0 है, मतलब ये नल मैट्रिक्स के बराबर है, तो वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 नॉन जीरो, कम से कम एक कोई भी अगर नॉन जीरो हो गया,
मतलब ये पूरी मैट्रिक्स नल के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ऑल दीज थिंग्स, all these things have been taught to you in the chapter determinant अंडर द क्रेमर्स रूल टॉपिक, तो उसको आप रिवाइज कीजिएगा। तो इसको हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं, एंड प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए, आप लोग को ये सब कैलकुलेट करना आता है। सो कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ ए